अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक लंबे थोड़े अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर, जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, उसमें एक इलाका है, एक गांव है पहलगाम, और जिसको कि मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत मकाम है। यहाँ पे 22 अप्रैल को एक दहशत गर्दी का एक वाक़या होता है जिसमें कि 26 जो लोग हैं उनकी मौत वाक़या हो जाती है, और इस इंसिडेंट में 17 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो जो कि सऊदी अरब के दौरे पे होता है, वो वापस आता है, और वापस आते ही अपनी एक काउंसिल का इजलास करता है, और फिर ये सारे वाक़यात आपके इल्म में हैं। हम इस वाक़े को की जो मुख्तलिफ इसकी तफ्तीश में जो इसमें गलतियां हैं, या जो इंडिया जो है वो तफ्तीश को छुपा कर जो अपने मफादात हासिल करना चाहता है, उस पर हम बात करेंगे। और हम ये बात करेंगे कि क्या जो किसी भी वाक़े को ये रंग देकर कि ये इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी अमन और उसकी जो सिक्योरिटी है उसका ब्रीच हुआ है, या इस एक वाक़े को टेररिज्म का वाक़या समझ के और इसको एक जो लॉ फेयर है, जो कि दुनिया ने एक टर्म ईजाद की है, और जिसको हाल ही में हमारे DIG हैं बहुत काबिल कामरान आदिल साहब, उन्होंने अपने एक पेपर में भी लिखा है कि लॉ फेयर इन साउथ एशिया, द पहलगाम इंसिडेंट एंड अबेंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये सारी हम बात करेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से इंडिया ने अपनी जो तफ्तीश जो जिस तरह होनी चाहिए थी, कौन सी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करनी चाहिए थी, किस तरीके से उस जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और इंडिया दोनों को यानी लॉ फेयर को इस्तेमाल करके एक अच्छे तरीके से तहकीक करके फिर किसी को भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता था, और मुलज़मों को जस्टिस की तरफ लाया जा सकता था, और जो विक्टिम्स हुए हैं वहाँ पे जिनकी मौत हुई है उनको भी इंसाफ दिलाया जा सकता था। लेकिन अभी तक इंडिया जो है वो इसको करने को तैयार नहीं है, और वो अपने मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से जहर फैला रहा है, हम उसको भी एक जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से जो डूबियस रिपोर्ट्स हैं उनको मीडिया में उछाल कर, जो सिक्योरिटी की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं ना, जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, तो इस सारे इशू को हम एक एज ए होलसम बात करेंगे, और उन वजूहात का भी जायज़ा लेंगे कि इंडिया ऐसे कर क्यों रहा है, क्यों ऐसे करना चाहता है, क्यों कानून को रोंद रहा है, क्यों जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स जो हैं वो कर रहा है, और किस तरीके से वो इससे फ़ायदा क्या उठाना चाहता है। तो उस वक्त तक हमसे जुड़े रहिए। मैं वीडियो के आखिर तक आपको बताएंगे कि ये तफ्तीश जो है ये किस तरीके से उन्होंने नहीं की जो करनी चाहिए थी, और किस तरह से जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ कि हमारी वीडियो को आप जो है ना ज़रूर देखिएगा आखिर तक, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर नहीं किया तो। थैंक यू। अच्छा, इस इंसिडेंट का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि ये इंडियन आर्मी का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो कैंप है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर होता है, और जो थाना है वो जैसे जो भी FIR दर्ज होती है उसमें लिखा होता है कि थाना कितना दूर है, तो थाना 6 किलोमीटर दूर है। और इस चीज़ को जो इंडियन मीडिया में उनके ना चाहते हुए भी मुख्तलिफ, एक बच्चे ने भी, वो कहीं में वीडियो मिलती है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, एक बच्चा जो है वो इंडियन मीडिया से मुखातिब होकर ये कह रहा है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे माइक्स हैं, कि 3 किलोमीटर या नीचे ही उनका जो कैंप है वहाँ से फौज की मदद क्यों नहीं पहुँची। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक अकॉर्डिंग टू दी FIR ये जो वाक़या है, ये जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट है, ये चलता रहा है। और इसमें एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने इस वाक़े में पहले एट्रीब्यूट करने की कोशिश की है इंडियन मीडिया ने, कि ये 26 के 26 जो लोग हैं ये सारे के सारे हिंदू हैं। लेकिन अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें ये था कि ज़ाहिर है कि वहाँ मेजॉरिटी चूँकि वो एक पिकनिक स्पॉट है, तो वहाँ पे हिंदू जो कपल्स हैं वही आए होंगे, ज़्यादा जो आबादी है इंडिया की वहाँ से। लेकिन उसमें उनका एक वहाँ मकामी जो
खच्चर चलाने वाला नौजवान है, सैयद आदिल हुसैन उनका नाम है, वो मुसलमान है और एक क्रिश्चियन की भी मौत हुई है। तो इससे इस तकवीत नहीं मिलती इस शुबे को कि शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को मारा गया हो। बहरहाल अब ये तो चूँकि उनकी FIR इस तरह कहती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो बड़े बड़े उनके मीडिया चैनल्स हैं, वो उनके ऊपर जो लाइव रिपोर्टिंग होती है और जो रिपोर्टर को लाइव वो बता रहा होता है, और जब रिपोर्टर ये बात कहता है कि जी यहाँ पे जो इतनी आर्मी है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो ठीक क्यों नहीं थे, और जो मकामी जो लोग हैं या हुकूमतें हैं उनसे कौन पूछेगा, जो ही वो ये बात करने पे आते हैं तो जो चैनल हैं वो अपना उनका बात को काट के और पीछे म्यूज़िक चला देते हैं या किसी और तरफ एंकर जो है, और अर्नब गोस्वामी जैसे जो लोग हैं वो जहर और ये चीज़ें फैला रहे हैं और एक जो वॉर हिस्टेरिया है उसको वो हवा दे रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से आप इनके जो मुख्तलिफ बड़े जो इनके यानी बैलेंस्ड जो जिन्हें मैं कहूँगा कि व्लॉगर्स हैं, ध्रुव राठी जैसे, वो भी ज़रूर मोदी की क्लास तो वो ज़रूर लेते नज़र आते हैं, मीडिया को वो ज़रूर हाईलाइट करते नज़र आते हैं कि मीडिया इसमें कितना गंदा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो जो विजुअल्स बताते हैं कि जो इंडियन अखबारात हैं, द हिंदू है और एक और जो है टाइम्स ऑफ इंडिया है, और उसके हवाले दे के कि उसमें उन्होंने रिपोर्ट की है सरकारी ज़राए के हवाले से। वो यानी ये अब सारा रिपोर्टिंग का अंदाज़ आप देखें ना, जब आ जाता है ना दी सोर्सेज, तो दी सोर्सेज क्लोज टू दी इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने ये बताया है, और उसमें वो कहते हैं कि जी इसमें मतलब कि एक जो ग्रुप है जिसके नाम पे, जिसको TRF के नाम से पुकारा गया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके बारे में पहले से ये ख़बरें मौजूद थीं, इंटेलिजेंस की इतलात मौजूद थीं, उसको वो हाईलाइट करते हैं अपने विजुअल्स में, और फिर साथ बताते हैं कि जी इसी ग्रुप का जो कोई शेख सजाद गुल है वो 4th शेड्यूल में उसको डाल रखा है, और फिर वो एक लश्कर तैयबा का कमांडर है, साबका कमांडर है शायद सैफुल्लाह कसूरी, वो कहते हैं कि जी इस साजिश में शरीक है। और फिर इसी तरीके से आगे चल के वो जो इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट्स हैं उनका हवाला दिया जाता है कि जी ये 4 से 6 हमलावर मौजूद थे इस वाक़े में, 4 जो हैं वो पाकिस्तानी थे और 2 वो हैं कि जो 2018 से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे लेकिन जम्मू कश्मीर के रहायशी हैं। उन 4 के जो हैं वो खाके भी बताते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि आपको वो खाके दिखाए जाएं, और फिर जो 2 कश्मीरी हैं वो भी कहते हैं कि जी उनमें से एक जो है आदिल गिरी जो अनंतनाग का है, और एक पुलवामा का, वही इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है उसका एहसान है। तो वो बार बार ये लोग कहते हैं कि जी सरकारी सोर्सेज ने ये बताया, सरकारी सोर्सेज ने ये बताया। तो यानी इस तरह की बेशुमार जब आप देखेंगे इंडियन अखबारात वो भरे पड़े हैं इस तरह के ज़राए के हवाले से ख़बरें चलाने में, और चैनल्स पे वैसे मैंने पहले बताया कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग बैठ के ज़हर उगल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में आपको ये बताया कि इंडिया जो है वो लॉफेयर से बचना चाहता है और वारफेयर की तरफ जाना चाहता है। अब ये दोनों टर्म्स हैं, आप इनको जहन में रखिएगा। तो पाकिस्तान में पुलिस के एक इंतहाई सीनियर अफसर हैं, DIG हैं कामरान आदिल साहब, बहुत जो है वो पढ़े लिखे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो MS कुराई का भी काम करते हैं और लॉ के ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है इसी सारे मुद्दे को लेकर, जिसमें वो उनका जो आर्टिकल का हेडिंग है कि लॉफेयर इन साउथ एशिया, द पहलगाम इंसिडेंट एंड अबेंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये कामरान आदिल साहब का ये आर्टिकल जो है ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, और कल उन्हें जो सीनियर साफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने उनको इंटरव्यू भी किया है और उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सम अप किया है और वो रीज़न्स बताई हैं। और जो आम आवाम है उसमें पहली दफ़ा उन्होंने ये बात की है कि लॉफेयर क्या चीज़ है, और उसकी एक हिस्ट्री उन्होंने बताई है कि जब तक यानी इंडिया जो है वो ये चाहता है कि लॉफेयर से बचे। यानी लॉफेयर एक ऐसी टर्म है कि जिसमें जो दुनिया है उसने अपने जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं उनसे
निपटने के लिए एक ऐसा कानून तैयार किया है या ऐसे कवानीन पे वो मुत्तफिक हुई है कि जहाँ पे जब क्रॉस बॉर्डर की बात आए तो जो कानून की जो जुरिस्डिक्शन है उसको खोल दिया जाए। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कवानीन में ये सलाहियत मौजूद है कि जो है वो जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है उसको ये दोनों कवानीन जो हैं वो एड्रेस करते हैं। लेकिन इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि इसको एक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मसला हवा बना के बिल्कुल इसराइल की तरह, और इसको इस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए कि एक वार हिस्टीरियाई कैफियत पैदा कर दी जाए। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, इसका ये आप चल भी रहा होगा आपके सामने। मैं चाहूँगा कि जब अगर आप चाहेंगे 3 पेज का ये आर्टिकल है, आप इसको यानी हमारी वीडियो को भी रोक के आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो जो इंडिया का जो मकासद हैं वो बेसिकली उनको समझने के लिए कुछ और भी मैंने तहकीकात की हैं। तो हमारे एक प्रोफेसर हैं राजा कैसर अहमद, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में। ये बहुत ही काबिल आदमी हैं। इन्होंने इस चीज़ को 5.5 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो बीजेपी की जो सोच है और ये किस तरह से जो राष्ट्रीय सेवक संघ से जो ये इसकी सोच डिराइव होके बीजेपी में आई है, जो अब एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में है। आरएसएस जो है वो तो एक यानी वो लोग हैं ना जिन्होंने वो जो गोडसे ने जो फाउंडर ऑफ इंडिया हैं गांधी जी का, उन्होंने मर्डर कर दिया था। तो उसका वो यानी अब एक तरह से जो बीजेपी है और आरएसएस जो है वो गोडसे उनका हीरो है। तो मकसद कहने का ये है कि अब इनकी जो किताब है राजा कैसर अहमद साहब की, ये आई ओपनर है। और ये मैं आपको इनका एक फेसबुक का जो वो है वो दिखा रहा हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने 5.5 साल पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना बना के और किसी तरह का इंसिडेंट बना के एंड में वो जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए। और साथ में वो ये बताते हैं कि अब जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपना डर, अपना खौफ, जो शायद पहले के जो अदवार थे उनमें ये इंडिया का एक दहशत जो बैठी हुई थी हमारे जो पिछले लीडर्स हैं उनके सरों पे, वो इस दफ़ा की मौजूदा लीडरशिप ने नहीं बैठने दिया। और अब इन्होंने जो जवाबन जो शिमला एग्रीमेंट है उसको क्या नाम है उसको इन्होंने वो सस्पेंड कर दिया है। तो उन्होंने जो कामरान आदिल साहब ने अपने पेपर में बात बताई है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उन्होंने क्यों उसको अबेंस में रखा है। हालांकि उसको अबेंस में रखने की ज़रूरत नहीं थी बकौल उनके, वो अगर चाहते तो हमें नोटिस देते कि जी हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो बायलैटरल नहीं है, जबकि शिमला जो है ये बायलैटरल है। तो ये मैं आपको इस मज़ीद बहस में नहीं डालना चाहता। मुझे पता है कि आखिर में मैंने आपको जो फ्लॉज हैं वो बताने हैं कि किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन में और किस नहीं जो फ्लॉज हैं और क्यों नहीं जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान और इंडिया की उसको क्यों नहीं इन्वोक किया इंडिया ने। तो उसमें एक तो जब आपने सब लोगों से सुना होगा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है 2:30 पे शायद इंसिडेंट होता है और 6 किलोमीटर दूर जो है वो पुलिस स्टेशन है और 10 मिनट के अंदर अंदर FIR हो जाती है। और उसमें तमाम जो चीज़ें मौजूद हैं सारा एक ड्राफ्ट पहले से जैसे मौजूद हो वो उसमें लिखी जाती हैं कि जी इसमें पाकिस्तान है, इसमें क्रॉस बॉर्डर और ये इस तरह की चीज़ें। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें जो फ्लॉज नज़र आते हैं वो ये है कि जी आप उन लोगों को सिर्फ जो वहाँ पे मौका है उसकी तस्वीर दिखा के, तो इंसिडेंट तो हुआ है, इंसिडेंट तो ये कोई पहला नहीं है जो पहलगाम में हुआ है, ये इससे पहले पुलवामा, इससे पहले बेशुमार, यानी ये कोई 10वां इंसिडेंट है कश्मीर में, मेजर इंसिडेंट जो आप कह लें कि टेररिस्ट अटैक्स में जो आता है ये 10वां है या 11वां है। तो इसको जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो स्वाय अखबारात में जो आ रहा है कि जी ये सोर्सेज कह रहे हैं, अभी तक वो जो क्रॉस बॉर्डर जब आप कहते हैं तो जो शायद 175 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ LOC लगती है, वहाँ से आप किस तरह कनेक्ट करेंगे
उस मौके के साथ, और लोगों के स्केच आपने जारी कर दिए। वो 6 के 6 लोग अभी तक उनकी कोई हवा आपको पता नहीं मिल सकी। तो इससे ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। और उसके बरक्स जो हुकूमत पाकिस्तान का जो स्टैंस है और उनकी जो ऑफ़र है कि जी आप जो अभी बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ है उसको और इस इंसिडेंट को, दोनों को इंटरनेशनल जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, बॉडीज़ हैं, वो आके उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, तहकीक कर लें, और फिर जो कसूरवार हो उसको वो सामने लेके आएँ दुनिया के। और फिर ये एक तो यानी बहुत आप देख लेना, अगर पाकिस्तान की कोई भी इसमें मुलव्वस होने का कोई चांस होता। और देखें इससे पहले जो मुंबई अटैक्स हैं उनमें ये जो एक्स्ट्रा जो टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया जा चुका है। हमारे पास FIA इस्लामाबाद में इसकी FIR दर्ज हुई, फिर वहाँ से भी डोजियर मिले, और जो यहाँ से एविडेंस इकट्ठी हुई, ये एविडेंस इकट्ठी होकर मुंबई में गए। हमारे उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो FIA के ऑफिसर्स हैं, वो शहादतों के लिए भी गए, यहाँ पे भी ट्रायल हुआ। तो ये मुमकिन है, ये चीज़ें मुमकिन हैं। और फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इट्सेल्फ इतने बड़े मुखालफों के दरमियान एक कानून का एक यानी एक मायदा होना और उसके अमल दरामद होते रहना, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और पूरी दुनिया के जो पानियों के मामले हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी से ये चीज़ें डिराइव करते हैं और लेते हैं। मगर यहाँ पे मोदी क्या चाह रहा है, वो आपकी जो राजा साहब जिनका मैंने जिक्र किया है, क्या नाम है, राजा कैसर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन्होंने प्रिडिक्ट 5.5 साल पहले किया था कि मोदी और हिंदुत्व की जो सोच है वो शायद इंडिया को तबाह करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने पड़ोसियों को, बिलखसूस पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाने के लिए, और इसको असल में जो हिंदुत्व की ये सोच है, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान के वजूद को मानते ही नहीं हैं। वो तो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से वो जो इलाक़ वाला मामला उसको हम ख़त्म कर दें। तो शायद वो इंडिया को ख़त्म कर दें, पाकिस्तान को वो शायद ख़त्म ना कर सकें। क्यों कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो लीडरशिप है, जो फ़ौजी लीडरशिप है और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बिल्कुल इस तरह से है। और अब अवाम जो है वो जिसके बारे में पहले शकूक शुबहात थे कि इसमें एक जो पार्टी है, वो मैं उसका नाम नहीं लेता, वो जो है वो थोड़े उसके जो मतवाले दीवाने हैं वो कुछ और सोचों में थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उनको भी अकल से नवाजा है, सोच दी है, और वो भी अब अपनी जो फ़ौज है उसके पीछे खड़े हैं। और हमारी फ़ौज के जो हथियार हैं वो उनकी सोफिस्टिकेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है इंडियन आर्मी के जो हथियार हैं और जो बाकी उनका इक्विपमेंट है उससे। तो ये सारी की चीज़ें कहने का मकसद ये है कि इस गर्द ने बैठना है, बिल आखिर इसने इन्वेस्टिगेशन की लपेट में आना है इस मामले ने। और चाहे वो इन्वेस्टिगेशन कोई इंडिया और पाकिस्तान की जॉइंट टीम करे, जैसे कि पहले भी हो चुका है, या कोई इंटरनेशनल जो वो चीज़ें करे, मोदी जो है इसको हर हाल में मुंह की खानी पड़ेगी। और मोदी जो है ये जो अपनी ये जो मुंह से जो आग निकालता है, ये पहले तो ये पूछता था कि जी पिछली हुकूमतों से पूछता था कि आप बताएं, ये बॉर्डर्स आपके पास हैं, फ़ौजें आपके पास हैं, तो ये कहाँ से आतंकवादी आते हैं। और भाई अब तो सब कुछ तुम्हारे पास है। अब देखें, जो कश्मीर के अंदर ये ज़रूर जानें कि ये सारी चीज़ें इंडिजिनस मौजूद हैं, वहाँ की अंदर की पैदावार हैं, वहाँ लोगों के साथ ये जुल्म और जो ज़्यादती का जो बाज़ार, अभी भी लोगों के मकान, वीडियोज़ आ रही हैं कि लोगों के मकानात गिरा रहे हैं। तो कहने का ये मकसद है कि बजाय इन्वेस्टिगेशन के जो चीज़ें हैं उनको लोगों के सामने लाएं, फैक्ट्स लाएं। अखबारों में और टीवी पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये क्रॉस बॉर्डर है, इसको पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं हुई। इवन ट्रंप ने भी नहीं माना और बाकी भी लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। तो आज तक जो है वो मेरा ख्याल है आपको ये सारा तबसरा जो है वो पसंद आया होगा आइंदा के लिए। बल्कि मैं आज ही अभी एक आध चीज़ आपको और भी बता दूं कि ये जो जब गर्द बैठेगी तो इन्वेस्टिगेशन का माहौल बनेगा, तो उसमें फैक्ट सामने आएंगे। और फिर जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो तारिक अजीज़ साहब हमारे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम में उनके वो एक तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो इस बैक चैनल डिप्लोमेसी के बड़े माहिर थे। और वो उसका मैं उनके एक इंसिडेंट का ऐनी शायद भी हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा अगली वीडियो में।
अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।